हाँ फ्रेंड्स, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में टेंस के बारे में जानकारी दिया था और आज हम आपको टेंस के पार्ट के बारे में एक एक करके आज से पढ़ाएंगे। आज हम आपको टेंस का पहला पार्ट यानी जो पहला टेंस आपका होता है टेंस के पार्टों में 12 पार्ट में, उस पहले टेंस को यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पहले तो उसकी हम पहचान बताएंगे, क्योंकि जब आप टेंस करेंगे उसका अनुवाद बनाएंगे तो उसमें पहले पहचान यानी कैसे पहचानेंगे कि हाँ कौन सा टेंस है, कैसा अनुवाद बनाना है, आपको कैसे करना है, तो उसको हम पहले पहचान के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं पहचान कैसे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने लिखा एक हेडिंग डाला है। हेडिंग आपकी है आइडेंटिफाई, पहचान। इसमें क्या है कि आप पहचान सकते हैं कि जब वाक्य आपको दिया जाएगा उसमें आप देखेंगे लास्ट में आपका है ता है, ती है, ते है, ताओ आदि शब्द वगैरह वगैरह आते हैं। इससे आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपकी पहचान ऐसे हो जाएगी। और जब आप पहचान जाएंगे तो उसको बनाएंगे कैसे, उसको बनाने के लिए हम उसमें एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको सेंटेंस पढ़ा दिया गया होगा। आशा करते हैं यही कि आपको आता होगा, और अगर नहीं आता है तो हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे आपको वैसे वैसे तैयार होता है। तो चलिए हम आपका पहला टेंस जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसका एक पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग में डाला है अफर्मेटिव सेंटेंस। उसकी हिंदी वाक्य होती है सकारात्मक वाक्य। अब इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कई नाम से जानते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, एक अफर्मेटिव आपके सामने ही है। ऐसे ये तो हो गया। अब इसके हम रूल पढ़ेंगे, कैसे हमको बनाना है, कैसे क्या करना है, उसके रूल्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप यहाँ देखिए आपकी हेडिंग पढ़ चुकी है रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, अनुवाद कैसे करेंगे उसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट में आपका ये है कि ही सी इट एवं अन्य सभी एक वचन करता, ही सी इट और अन्य सभी एक वचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो आपकी मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, जो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पॉइंट बी लिखा है, इसको कह सकते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या लगाते हैं आपको यहाँ देखना है। उसमें देखो क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। माने कहीं कहीं यस का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कहीं कहीं यस का प्रयोग करते हैं। ऐसे आपका रूल सेकंड है। रूल सेकंड आपका है कि आई वी यू दे एवं अन्य सभी बहुवचन करता। अब आपको जानना जरूरी है कि ये हमने उसमें कहा एक वचन करता, इसमें बहुवचन करता। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन आते हैं कि एक वचन करता और बहुवचन करता और क्या है। इसमें ही सी इट था, इसमें आई वी यू दे है। अब एक वचन और बहुवचन जो अलग से बता रहे हैं उसमें है क्या, उसमें ये है कि एक वचन में एक सिंगल लोग आते हैं। जैसे कोई भी एक वस्तु है आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं एक वचन में सिंगुलर, और अगर एक से अधिक हो जाता है तो उसको प्लूरल में लाएंगे तो वही बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई वी यू दे एवं अन्य सभी बहुवचन कर्ता के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें क्या था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में केवल वही फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे जो आपका इंग्लिश वर्ड है, मीनिंग है। अतः आप दोनों रूल से उसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंफ्यूजन ये है कि जो पहले रूल में यस या यस का प्रयोग किया जाता था उसमें कहाँ यस का प्रयोग करेंगे कहाँ यस का प्रयोग करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसको हम समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं कि कहाँ यस लगाते हैं कहाँ यस लगाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे देखो नोट दे रखा है, नोट को टिप्पणी हिंदी में कहा जाता है। अब यहाँ देखिए आप इसको शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि जो आप वावेल जानते होंगे क्या होता है। वावेल होता है ए ई आई ओ यू, ये तो आपको बचपन से याद होगा क्लास फर्स्ट से। ऐसे इसमें आप देख सकते हैं हमने लिख भी दिया है कि ए ई आई ओ यू, और कुछ वर्ड है जैसे एच है, सी एच है, एक्स है, ओ एक्स है वगैरह वगैरह आदि शब्द के साथ हम ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको यहाँ देखो हमने लिख भी दिया है कि यदि ए वर्ड
मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया के अंत में आए तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ढेर सारे ए ई आई ओ यू एस एच टी एच एक्स ओ एक्स ईटीसी, ये सब अगर मुख्य क्रिया के अंत में आ जाते हैं मेन वर्ब के अंत में तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। अब आपको एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि मुख्य क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ड, हिंदी के ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिसके लास्ट में ना शब्द आए 100% वही क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है 100%। ऐसे अब तो आपने रूल पढ़ लिया, उसमें ना शब्द आए वो मुख्य क्रिया है, तो कुछ उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता देंगे कि कैसे कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे खाना है तो खाना के लास्ट में ना शब्द आ गया, ऐसे यहाँ पे दौड़ना है, इसमें भी क्या आ गया, ना शब्द आ गया। पीना है, यानी कोई भी आप वर्ड ले लेंगे, कोई भी मुख्य क्रिया लेंगे, उसके लास्ट में हमेशा आप ना ही पाएंगे, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ढेर सारा है, क्या क्या बताएं आपको। ऐसे आप उसको फार्मूले के माध्यम से, जैसे हम गणित में मैथ में देखते हैं कि कैसे फार्मूले से हमको सवाल लगाना है, वैसे यहाँ पे ग्रामर में भी है कि फार्मूला दिया है, उसके माध्यम से आप उसको बर्बाद कर सकते हैं आराम, बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके यहाँ पे हमने देखा फार्मूला, फार्मूला में एक वचन का फार्मूला कुछ अलग है और बहुवचन का भी फार्मूला कुछ अलग है। तो आप हम दोनों आपको समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कोई भी अनुवाद आप जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले कर्ता का ही प्रयोग करेंगे। अब कर्ता क्या है वहाँ पे आपको अनुवाद में दिखेगा। फिर सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे मेन वर्ब में यस या ईएस, माने मुख्य क्रिया में कहाँ यस लगाना है कहाँ ईएस लगाना है, वो आप रूल के हिसाब से पढ़ लिए हैं, टिप्पणी में भी पढ़ लिए हैं। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, माने कर्म का प्रयोग करेंगे। फिर अदर वर्ड माने अन्य शब्द। ऐसे बहुवचन का भी फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेम जैसे हमने पहला रूल बताया, फार्मूला दूसरा फार्मूला बताया, ऐसे दोनों फार्मूले के हिसाब से हम एक वचन वाले और बहुवचन वाले अनुवादों का अनुवाद आराम से हिंदी अनुवाद या इंग्लिश अनुवाद जो भी करना आपको रहेगा वहाँ भी आप बना सकते हैं बहुत ही सटीक तरीके से। जैसे हमने आपको यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया है। देखिए पहला है राम घर जाता। तो हमने जो आपको अभी टेंस चालू किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें पहचान बताया था कि जिस काल के अंत में ता है ती है ते है शब्द आते हैं वही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को कहते हैं। तो वही आप देख सकते हैं कि क्या ये जो वाक्य आपको दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। वहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए लास्ट में आपका क्या है, राम घर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में ता है आ गया है, तो आप उसे आराम से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये वही टेंस है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ तो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका है, तमाम तरीका है, रूल पढ़े हैं और फार्मूले पढ़े हैं। तो हम फार्मूले से आपको बताने जा रहे हैं। पहले किसका प्रयोग किए थे फार्मूले में, सब्जेक्ट का, क्योंकि राम एक वचन का है, राम सिंगल है और कोई है नहीं इसके पास, तो राम एक वचन है तो फार्मूला एक वचन वाला ही लगाएंगे। तो राम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट है तो पहले राम लिखेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए आप राम। इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब में यस या यस लगाना है। तो मुख्य क्रिया क्या है, आप यहाँ देखते हैं कि राम घर जाता है, ये तो जाता टेंस के अनुसार है, लेकिन जो मुख्य क्रिया है वो है जाना, जाना, गो माने जाना। तो यहाँ गो लिखेंगे, तो राम गो। अब उसमें यस या यस लगाना हमको। अब यस कहाँ लगाएंगे, कहाँ यस, हमने पीछे पढ़ लिया है। आप देख रहे हैं इसमें वावेल का वर्ड मैच कर रहा है। हमने बताया था कि मेन वर्ब में लास्ट में जो भी वर्ड आएंगे उसमें ये अगर अक्षर जो हमने टिप्पणी में दिया है उसमें अगर मैच करेंगे, दिखाएंगे, अगर मैच कर गया तो ईएस का प्रयोग करेंगे। तो ईएस लगा दीजिए यहाँ पे, तो ओ में ईएस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, गोज। और आप एक वर्ड, एक आपको शब्द याद होगा कि कहीं आप सुने होंगे कि जहाँ पे गति होती है, जहाँ पे मोशन होती है, वहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे अक्सर। तो यहाँ पे गो में गति है, मोशन है, वहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वो कहाँ जा रहा है, राम घर जाता है, घर जाता है ना, तो वहाँ पे घर का लिख दो, क्या हो जाता है, हाउस
या होम, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अक्सर हाउस लिखते हैं, होम तब लिखते हैं जब अपना घर होता है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपका है, देखो तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। रूल सेकंड में आपको आया होगा आई वी यू दे, तो उसमें यू मिला होगा, तो रूल में यू मिला है, वो बहुवचन में है। तो बहुवचन में आप देख सकते हैं कि यू का, तुम का यू हो गया। इसके बाद यू के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, इसमें मेन वर्ब है खाना खाना, खाना को खाना, एक खाना भोजन है, एक खाना क्रिया है, जिसको हम कह सकते हैं ईट, भोजन करने या भोजन खाने को कहते हैं ईट। तो यहाँ पे ईट वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितना भी है तो ईट। इसके बाद क्या खा रहा है, भोजन को खा रहा है, खाना खा रहा है, तो भोजन को कहते हैं फूड, तो ईट द फूड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में इसको कर लेंगे कि यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है आपको, तो आपको होमवर्क करने के लिए थोड़ा दे देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम अभी निगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी पढ़ाना है इसको आप शॉर्ट कर तरीके से बता देंगे। तो आप होमवर्क लिख लीजिए, जैसे तुम चाय पीते हो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, रमेश घर जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं। अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ ली। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। आप यहाँ बहुत ही गौर से देखेंगे। इसमें हम आपको जैसे पिछले में बताए थे पर अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग किया गया था, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे, यहाँ पे एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे और उसी के साथ साथ नॉट भी लगाएंगे। उसको हम आपको फार्मूले के माध्यम से बता देते हैं, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो वहाँ पे देख सकते हैं हमने फार्मूला लिख दिया। क्या फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, जैसा भी आपका आए वैसे आप कर सकते हैं। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट अदर जो भी अन्य शब्द बचता है उसमें लिख देंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके माध्यम से अनुवाद कैसे करेंगे, उसके लिए हमने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें है कि वह सोचती नहीं, वह सोचती नहीं। आप देखते थे बार बार लास्ट में ती है, ते है, ता हुआ आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वह सोचती नहीं है, बात वही है, केवल आगे पीछे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह नहीं सोचती, लिख सकते। अब यहाँ इसको बनाएंगे वह नहीं सोचती। तो सबसे पहले हम फार्मूले में देखेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग है कर्ता, तो सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करेंगे वह, सोचती नहीं है स्त्रीलिंग है और आप जानते हैं स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए क्या कहते हैं इंग्लिश में, सी कहते हैं। यहाँ पे प्रयोग करेंगे सी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब सी हमने देखा है कि सी एक वचन है या बहुवचन है, तो आप हम जानते हैं कि ही सी इट ये सब एक वचन के ही हैं। तो यहाँ पे ही सी के लिए एक वचन लगाएंगे डज, तो हो जाएगा सी डज। इसके बाद नॉट है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सोचना का क्या होता है, थिंक। सोचना एक मेन और मुख्य क्रिया है,
इसमें थिंक लगाएंगे, THI, थिंक। ये तो बन गया। शी डज नॉट थिंक, वह सोचती नहीं। कितना मस्त वाक्य, वह सोचती नहीं। अच्छा अगला आइए, अगला हम आपको नहीं पीटते हैं, हम आपको नहीं पीटते हैं। इसमें क्या है, हम पहले किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम का क्या होता है, वी। आपको नहीं पीटते हैं, यहाँ पे नॉट नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका है वी के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि आपने पढ़ा है रूल में अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी यू दे, उसमें था बहुवचन में, इसलिए यहाँ पे वी आया था तो हम यहाँ पे वी लिखेंगे बहुवचन के अनुसार। तो वी के साथ हमने दिखाया आपको कि बताया था कि एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू, यहाँ पे वी के साथ डू, तो हो जाएगा वी डू। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, वी डू नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब, क्योंकि फार्मूले में नॉट के बाद मेन वर्ब ही है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म पीटना का क्या होता है, बीट, बीट। इसके बाद आपको माने तुमको, छोटे लोगों को तुम्हें कहा जाता है या तुमको, लेकिन बड़े लोगों को आपको कहा जाएगा, और ढेर सारे लोग रहेंगे स्टूडेंट को आप कहा जाएगा, तो आपका प्रयोग करेंगे यू से, तो हो जाएगा टोटल मिला के हम आपको नहीं पीटते हैं, इसका हो जाएगा वी डू नॉट बीट यू। ऐसे सूर्य पूर्व में कभी नहीं डूबता है, निगेटिव में कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं। नॉट का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, आप जानते भी होंगे और नहीं जानते तो यहाँ समझ सकते हैं कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्जित है। यहाँ पे कभी नहीं, यहाँ देख सकते हैं आपको, इसके लिए लगाना क्या, सूर्य पूर्व में कभी नहीं डूबता है, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका है सन, क्योंकि सन ही है जो डूबने जा रहा है, तो द सन नेवर, नेवर माने कभी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ लगाना ही था डू नॉट या डज नॉट, तो इसके लिए नेवर आया है, ना तो डू नॉट लगेगा ना डज। द सन नेवर सेट, सेट माने अस्त होना, डूबना। कहाँ डूबता है, पूर्व में, इन द ईस्ट। तो क्या हो गया, सूर्य पूर्व में कभी नहीं डूबता है, द सन नेवर सेट इन द ईस्ट। अभी आप लोगों ने निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ये दो प्रकार के हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हैं, एक आपका है यस और नो टाइप, यानी जिसमें यस और नो दोनों रहते हैं, और दूसरा आपका है WH टाइप, यानी जिसमें W और H। अब इन दोनों की गाथा क्या है कि यस और नो टाइप इनका नाम पड़ा है, इनका नाम है WH टाइप। कैसे क्या है, यहाँ आप समझ सकते हैं धीरे धीरे कि यस और नो, इसका ये मतलब है कि इसमें जो आपको वाक्य दिखेंगे उसका आंसर हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, यस से या नो से। जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि कोई लड़का विद्यालय जा रहा हो या ना जा रहा हो, कोई अगर उससे कभी मिला और उससे पूछ लिया कि तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो कहेगा अगर जाता रहेगा तो कहेगा यस, अगर नहीं जाता है तो कहेगा नो, बस उतना सा काम उसका हो जाए, उसका आंसर पूरा हो जाए। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। फिर इसमें WH में क्या है, WH में यह है कि इसमें जो W और H ये दो वर्ड हैं, इसमें जितने भी वर्ड आएंगे, इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड आएंगे वो केवल W या H से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, तो पहला अक्षर W से स्टार्ट। ऐसे कहाँ का, वेयर W से, क्यों का, वाई W से, कैसे का, हाउ H से, क्या है तो व्हाट है W से, और कौन सा है विच, और कितना है हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच मात्रा, हाउ मेनी काउंटिंग गणना।
ऐसे जितने भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे सब W या X से ही प्रारंभ रहेंगे। अब इसमें हम आपको थोड़ा रूल के बारे में बताने जा रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं लेकिन आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से, और आपको हमको आशा भी है कि आप आसानी से समझ भी सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए इसका रूल क्या है। इसका रूल ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसमें हमने दो चीज बताया, एक यस आर नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। जो यस आर नो टाइप है उसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होंगे, उसमें आपको कहा जाएगा कि क्या आप विद्यालय गया था, क्या तुम खाना खाए थे, क्या वो सो रहा था, क्या तुम टीवी देखते हो, ये सब ऐसे वाक्य आएंगे। अब इसमें जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार और कर्ता से पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो आपको कंप्लीट करना रहेगा। लेकिन जो डब्ल्यू स्टार्ट वाला है इसमें आपको पहले इनकी हिंदी नहीं लिखनी होगी, क्योंकि ये क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य नहीं। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये बीच में है, इसलिए इनको बनाने का अलग ही तरीका है। तो सबसे पहले हम आपको यस आर नो टाइप के बारे में बताने जा रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं, यहाँ पे आप देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला है आपका पहले हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया डू डज, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं यस आर नो टाइप। उसमें है हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसमें देखिए हमने बताया था ना कि सबसे पहले डू डज का प्रयोग ही करेंगे, तो यहाँ पे हमने किया भी है फार्मूले में, क्योंकि ये वर्ड ही आएगा क्या से, तो सबसे पहले जब क्या से आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना ही करना है। और हमने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया है इसको समझाने के लिए। देखिए क्या एग्जाम्पल में है क्या 2 2 4 होते हैं, क्या 2 2 4 होते हैं। कोई लड़का है क्लास में खड़ा हुआ और उससे टीचर पूछ लिए कि क्या 2 2 4 होते हैं। अगर होते हैं तो लड़का तुरंत कह देगा कि यस, अगर नहीं होते हैं कहेगा तो, उसका वहां से उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन उसको बनाएंगे कैसे, उसका इंग्लिश अनुवाद कैसे करेंगे, उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव। यहाँ फार्मूले के माध्यम से इसको बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखिए फार्मूले पहले हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए पहले यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है। तो यहाँ 2 2 कै बार है, देख रहे हैं आप 2 बार देख रहे हैं, यहाँ 2 2 2 बार देख रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं इंग्लिश में कि एक से अन्य यानी एक से अधिक जब लोग हो जाते हैं तो आप प्लूरल में आ जाते हैं यानी बहुवचन। तो इसको बहुवचन में लेने के लिए हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके लिए हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा डू। अब लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कौन 4 4 हो रहा है, 2 2 वही हो रहे हैं, तो यही 2 2 लिखना है, 2 एंड 2, तो 2 2 बार है तो 2 एंड 2 यानी डू 2 एंड 2। इसके बाद मेन वर्ब आएगा, मुख्य क्रिया। देखो पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद मेन वर्ब आ गया, मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है। इसे मुख्य क्रिया तो पहले ही आ गई, नहीं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये देखिए आपको क्या है यहाँ यार, होना या बनना, 2 चीज है, एक होना माने बी और एक बनना माने मेक। अब यहाँ देखते हैं होना कोई अलग शब्द है, बनना कुछ अलग शब्द है। यहाँ पे 2 तो बनता है, जोड़ते हैं बनता है, तो आप मेक का प्रयोग करेंगे, इसलिए 2 एंड 2 मेक लगा देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते थे बनते हैं, 2 2 4 बनते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जैसा आता है, जैसे आपको बैठता है वैसे लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमने वैसे लिखा जैसे हमको सीटेबल है। अब यहाँ पे हमने लिखा होने के लिए मेक। अब क्या होता है, 4 होता है, वो आगे हो। अब इसके पहले आप एक चीज नहीं बोलेंगे,
एक चीज नहीं भूलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको नहीं लगा रहे हैं तो आपका नंबर दिक्कत सकता है। तो कंप्लीट आपको हुआ क्या, 2 2 4 होते हैं तो डू 2 and 2 मेक 4 क्या 2 2 4 होते हैं। ऐसे आपका सेकंड है क्या मैं वहां जाता हूँ, क्या मैं वहां जाता हूँ, इसका क्या बनेगा, इसमें मैं है, सब्जेक्ट क्या है मैं के लिए आपको लाना पड़ेगा डू, क्योंकि आपने रूल में पढ़ा है कि आई वी यू दे ये सब क्या है बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हमने हमेशा प्रयोग किया है डू, यहाँ पे डू लगा देंगे। इसके बाद मैं का होता आई, इसके बाद जाना सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो जाना क्या है गो माना होता है जाना, यहाँ पे लिखेंगे गो। और गो के साथ हमने बताया है टू का प्रयोग किया था क्योंकि गो के साथ मोशन है। इसके बाद कहाँ जाते हैं वहाँ का क्या होता है दे। इसके बाद आपको जो नहीं बोलना वो नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना क्वेश्चन। तो ऐसे ये भी बन गया डू आई गो टू देयर, क्या मैं वहां जाता हूँ। ऐसे ये तो हमारा था एस आर नो टाइप। ऐसे सेम डब्ल्यू स्टार उसमें क्या रहेगा, उसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से केवल बताना चाहेंगे। तो उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले हम कुछ WH वर्ड के बारे में बताएंगे आपको। तो WH वर्ड के बारे में आपको यहाँ देखिए, आपको हाशिए में करके दिखाया गया है, हाशिया इसमें है WH टाइप में। WH जो वर्ड है वो है देखिए यही है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन सा, कौन सी, कितना, एक गणना के अनुसार कितना है, एक मात्रा के अनुसार। आप जब वजन करते हैं, वेट करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं तो उसको मात्रा कहते हैं, हाउ मच। लेकिन जब आप काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं, तो आप हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन वर्ड में ही आते हैं। जैसे हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मच मिल्क, ये मच और मैनी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये सब है आपके क्वेश्चन वर्ड। इसी के माध्यम से हम आपको एग्जाम्पल में दिखा देंगे कि WH वर्ड कैसे बनते हैं। तो आप एग्जाम्पल में आइए देख लेते हैं। तुम खाना क्यों खाते हो, तुम खाना क्यों खाते हो। अब यहाँ देखिए हमने आपको पीछे बताया था कि यस आर नो टाइप में जो है उसमें आपका आंसर यस से या नो से पूरा हो जाता था, लेकिन जो WH टाइप है इससे आपका आंसर यस या नो से पूरा नहीं होना है। इसमें आपको थोड़ा कहना है, जिसको लॉन्ग आंसर टाइप कह सकते हैं। इसमें क्यों है माने उसका कारण क्या है, खाना क्यों खाते हो उसका कारण क्या है। उसका कारण है जो भी आपका कारण रहेगा वहाँ पे आप बता सकते हैं पूरा डिटेल में कि हाँ हमको हमारा सर दर्द है, पेट दर्द है, क्या है, कैसे क्या है, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि खाना क्यों नहीं खाना है, तो आपका पूरा डिटेल हो जाए। तो WH टाइप में डिटेल बात करते हैं, लेकिन यस आर नो टाइप में शॉर्ट बात करते हैं। तो इसको चलो बनाते हैं। यहाँ पे आपका वही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है तुम, क्योंकि खाना कौन खाने जा रहा है, तुम खाने जा रहे हो, तो सब्जेक्ट हो गया तुम, यू। इसके बाद यू आप देख रहे हैं आई वी यू दे सब बहुवचन में आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डू का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ डू लिख देंगे। इसके बाद ईट, और खाना का क्या होता है ताफू, मेन वर्ब। और इसमें गलती है और हम जानते हैं गलती का है। इसमें आपको गलती दिख रही होगी, हम तो ये इसलिए छोड़ दिए इसको, आगे कुछ या आगे पीछे जो भी गलतियां हैं कि आप देखें पकड़ते हैं कि नहीं। इसमें गलती देखो बहुत है और आपको ऐसे गलतियों को ध्यान देना है। इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की है, देखिए कहाँ गलती है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले प्रयोग करें, और ये हमने नहीं किया है क्योंकि हमने बताया भी नहीं और किया भी नहीं। तो आपको अब यहाँ पे सुन के ध्यान देना है कि अगर एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं तो उनको हम सबसे पहले ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड जो भी है उसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए।
जैसे यहाँ पे क्यों है तो क्यों की होती है वाई, तो हम सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आई। इसके बाद तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो टोटल हो जाएगा वाई, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है डू, तो वाई डू। इसके बाद तब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे यू का, तो हो जाएगा वाई डू यू। इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया खाना, खाना 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 क्या होता है ईट होता है, खाना खाने का ईट होता है। फिर अब खाना का क्या होता है फूड ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन, तो इतना गलती था ढेर सारा, तो यही सब आपको ध्यान देना है। इसलिए आप अगर ध्यान देंगे तो आपका आएगा, नहीं तो कहीं ऐसे गलत हो गया आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे फार्मूला अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बता देते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो आप देख लीजिए, ज़रूरत हो सकती है, इसलिए फार्मूला आपको यहाँ इरेज करके बता दिया जा रहा है। फार्मूला देखिए क्या है, थोड़ा बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आगे पीछे है। सबसे पहले क्या प्रयोग हुआ था WH वर्ड, ये सब WH वर्ड है, यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड। इसके बाद तुरंत आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज। इसके बाद आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ब, माने जो भी छूट जाते हैं इसमें लिखते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले से बेहतर आपको समझ में आ सकता है। पहले WH वर्ड वाई है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू है, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, फिर अदर वर्ब में फूड, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे आप बना सकते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव में एक बात याद रखना है कि आपको क्वेश्चन मार्क कभी भूलना नहीं, बहुत ही बेहतर।